आज जो हमें टॉपिक करना है वो क्लास स्ट्रगल का है। ठीक है, क्लास स्ट्रगल ये वो वाली क्लास नहीं है जिसमें आप पढ़ रहे होते हैं, बिकॉज वहाँ पे भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता वहाँ पे। ठीक है, तो एक इशू वहाँ पे देखने को मिलता है। बट जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल है और बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा ये, जिसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है कि क्लास स्ट्रगल एक्चुअली में क्या होता है। तो कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस कवर होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिलहाल इसको पढ़ते हैं, फिर 2 मिनट जो बात है वो हम लोग करते हैं। पेज नंबर 71 है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगी इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा। तो ना इसमें कार्ल मार्क्स की जो थीम है उसमें इन्होंने यही बोला है कि नोट किया गया इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ में, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में, कि कैसे क्लास स्ट्रगल वहाँ पे चल रहा है। तो इन्होंने क्या बोला कि 2 तरीके के लोग हैं। एक तो बोर्गुइस क्लास जो कि ओनर ऑफ द प्रोडक्शन है, और दूसरे इन्होंने बोला वो लोग हैं जो लेबर क्लास हैं, जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इनका स्ट्रगल रहता ही है क्योंकि अगर सिंपल एज दैट, अगर आज के टाइम पे ये बात करते हैं, इसको हम लोग एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशंस के नाम से जानते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशन। तो उनका क्लास स्ट्रगल रहता ही है क्योंकि वो एक जो रिलेशन है वो मेंटेन नहीं हो पाता। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई। तो ये क्या कहते हैं, फॉर कार्ल मार्क्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लासिफाइंग पीपल इनटू सोशल ग्रुप्स was with reference to the production process rather than religion, लैंग्वेज, नेशनैलिटी और सिमिलर आइडेंटिटीज़। तो इसमें पहली बात इन्होंने यही बात बोली कि कार्ल मार्क्स ने जो है इसको समझने की जो कोशिश करी, वो इन्होंने यही बताया कि इंपॉर्टेंट मेथड जो क्लासीफाई करने का है सोशल ग्रुप्स का वाज विद रेफरेंस टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस मैंने आपको ये पहले ही बता दिया, प्रोडक्शन प्रोसेस से लेना देना है। यहाँ पे रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी या फिर किसी तरीके की सिमिलर आइडेंटिटी मैटर नहीं करेगी। ठीक है, एंड ये कहते हैं कि उसके हिसाब से ही आर्ग्यू दैट पीपल हु ऑक्यूपाई सेम पोजीशन इन द सोशल प्रोडक्शन प्रोसेस विल इवेंचुअली फॉर्म अ क्लास। अब जैसे सिंपल सी बात है कि अगर एक इंसान, जैसे अगर सारे ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उनका एक क्लास है। अब देखो हर तरीके का ओनर प्रोडक्शन होता है, कोई लोअर लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई मिडिल लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा होता है, कोई अपर सेगमेंट में प्रोड्यूस कर रहा होता है, बट कर रहा होता है, तो सबका सेगमेंट उस तरीके से तैयार हो जाता है, तो क्लास उनका उस तरीके से नज़र आता है हमें। ठीक है, and by virtue of their location in the production process and in property relation they share the same interest and objective even though they may not recognize this immediately। तो आप देखोगे, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो जो लोग ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके पास बहुत पैसा है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छी खासी लेबरें रखी हुई हैं, बहुत सारे, बड़ा घर है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, लैविशली जी रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वैसा जो रिलेशन है, बहुत सारे लोग ऐसा रिलेशन शेयर कर रहे होंगे, हालांकि वो रिकोगनाइज एक दूसरे को ना कर पाए या वो कनेक्शन फॉर्म ना कर पाए, बट ऐसा हो रहा होता है। एंड फर्दर दे से क्लासेस आर फॉर्म थ्रू हिस्टोरिकल प्रोसेस विच आर इन टर्म शेयर्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन द कंडीशन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉन्सिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लासेस। तो इन्होंने ये भी बताया कि क्लासेस कैसे फॉर्म होती है हिस्टोरिकल प्रोसेस से, उसकी वजह से जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है और कॉन्फ्लिक्ट भी हमारे साथ के साथ होता है। कॉन्फ्लिक्ट होएगा ही होएगा, सिंपल सी बात है। कैसे होएगा कॉन्फ्लिक्ट, तो भैया ओनर ये चाहता है कम पैसे देकर, अगर देखा जाए ओनर ये चाहता है कम पैसे देकर ज़्यादा काम निकलवाया जाए, लेबर चाहते हैं कम काम करे ज़्यादा पैसे आए जाए। ठीक है, तो इतना काम करेगी, सैलरी जो है हमारी ज़्यादा लगे। ठीक है, इस तरीके से जो है देखा जाता है, या इस तरीके से एक व्यू बना हुआ है, देखा जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई, और ये कॉन्फ्लिक्ट आज का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत टाइम से चला आ रहा है, जो कि इन्होंने बताया। एंड एज द मोड ऑफ प्रोडक्शन that is the production technology and the social relation of production changes, conflict develop between different classes which result in struggles। ठीक है, तो जब भी ये चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सोशल रिलेशन में, तो बदलाव है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने बताया कि द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट्स अ वर्किंग क्लास। कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन है तो वर्किंग क्लास क्रिएट हो जाता है, विच इज़ अ न्यू अर्बन प्रॉपर्टी लेस ग्रुप क्रिएटेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूडल एग्रीकल्चर सिस्टम। तो पहले लैंडलॉर्ड का चक्कर होता था, लैंडलॉर्डिज्म खत्म हो गया, तो उसके बाद नई चीज़ें हमारे सामने आ गई, तो ये इन्होंने यहाँ पे बताया, प्रोडक्शन का सिस्टम आ गया। सर्फ्स एंड स्मॉल पेजेंट्स वर थ्रोन ऑफ देयर लैंड्स एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर अर्लियर सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। इनको अपनी ज़मीनों से निकाल दिया गया। दे देन कॉन्ग्रीगेटेड इन सिटीज़ लुकिंग फॉर वेज टू सर्वाइव। तो शहरों में गए, वहाँ जाके सर्वाइवल के मीन्स ढूंढ रहे हैं,
और प्रेशर ऑफ लॉज एंड बुलिस फोर्स देम टू वर्क इन अ न्यूली बिल्ड फैक्ट्रीज। तो ज़बरदस्ती वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे जो है उनको बिना टाइम लिमिट के या किसी तरीके से जो है उनको काम करवाया जा रहा है, पैसा कम मिल रहा है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती थी। तो कहते हैं there's a large new social group was created consisting of property-less people who were forced to work for their living. This shared location within the production process makes workers into a class. तो अब क्या हुआ कि later on जब ये property-less people जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, ज़बरदस्ती निकाल दिया, गांव से भाग आए, ये कुछ कर लिया, तो इनके पास ज़मीनें नहीं है तो ये वर्कर क्लास में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि अब ये काम करेंगे ओनर क्लास के अंडर, तो ही जाके इनका सर्वाइवल है। ठीक है, सिंपल इज दैट। कार्ल मार्क्स ने ये पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे समझाया है। एंड इसने बोला ही वॉज अ प्रोपोनेंट ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो ये उसने प्रोपोगेट किया, उसने ये बताया कि क्लास स्ट्रगल हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है एंड उसके बिना हम किसी को नहीं समझ सकते किसी चीज़ को। ही बिलीव दैट क्लास स्ट्रगल वॉज द मेजर ड्राइविंग फोर्स ऑफ चेंज इन सोसाइटी। क्लास स्ट्रगल की वजह से हमारी सोसाइटी में बदलाव आ रहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो था, जैसे विच इज़ द ऑल्सो प्रोग्राम ऑफ एक्शन, Marx and Engels presented their views in a clear and concise manner. Its opening lines दिख रहे हैं, the history all of or hitherto existing society is the history of class struggle। ये लाइन लिख लेना, कभी कभी ये लाइन एग्जैक्टली उठा के 4 मार्कर का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल hitherto existing society is the history of class struggle। तो मतलब कहने की बात ये बोल रहे हैं कि जितनी भी जो सोसाइटीज़ पुराने ज़माने से होती हुई आई है उसकी हिस्ट्री की उठा के बात करोगे, वहाँ पे क्लास स्ट्रगल ही रहा है हमेशा। तो आप जो भी उठाओ, जहाँ मर्जी उठाओ, किंगडम्स की लड़ाई हुई है, वो बोलते हैं हम सुपीरियर या इन्फीरियर, तो क्लास स्ट्रगल है। ठीक है, कैप्चर करना है तो हम बढ़ना चाहते हैं, तो क्लास ऊपर करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये शुरू से चला आ रहा है, आज का नहीं है, ज़माने का है, पुराना ही है, तो ये मार्क कर लीजिएगा प्लीज़। एंड दे वेंट ऑन टू ट्रेस द कोर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड डिस्क्राइब हाउ द नेचर ऑफ क्लास स्ट्रगल वेरिड इन डिफरेंट हिस्टोरिकल एपॉक्स। As society evolved from primitive to modern through distinct phase, each characterized by a particular kind of conflict between the oppressor and the oppressed class। तो कहते हैं जब सोसाइटी मूव कर रही थी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ये चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, ये मॉडर्नाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ऑपरेसर और ऑपरेस क्लास के कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए चले गए। ऑपरेसर जो बेसिकली ओनर होता था, ऑपरेस जो वर्कर होता था। ठीक है, तो ऑपरेसर कौन होता है? जो आपके ऊपर जुल्म ढाता है, और ऑपरेस कौन होता है? जिसके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। सिंपल इज दैट। जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स करके जाते थे, स्लेव्स को कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से। मार्क्स एंड एंजल्स रोड फ्रीमैन एंड स्लेव, पेट्रिशियन, प्लेबियन, लॉर्ड, सर्व, गिल्ड मास्टर, जर्मीनैन, इन अ वर्ड ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड, and stood in a constant opposition to one another, carried out an uninterrupted, now hidden, now open fight। तो ये सारे लोग क्लास स्ट्रगल दिखाते हैं, लड़ते झगड़ते रहते थे, खुले में भी पीछे भी। द मेजर ऑपोजिंग क्लासेस ऑफ ईच स्टेज वर डिफाइंड। कौन गया है? रिया। सॉरी सर, कोई बात नहीं, फोन आ रहा। कोई नहीं। तो रीजन, तो इन्होंने बोला जो मेजर ऑपोजिंग क्लासेस जो हमें देखने को मिली ऑफ ईच स्टेज वर आइडेंटिफाई फ्रॉम द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ये यहाँ से मार्क करना प्लीज, अंडरलाइन करना यहाँ से, या मार्क कर लो ये पैराग्राफ जहाँ पे एंड हो रहा है। इन कैपिटलिज्म, ध्यान से सुनना, इन कैपिटलिज्म द बोर्गुइज और कैपिटलिस्ट्स owned all the means of production such as investment, capital, factories, machinery, land. On the other hand, the working class lost all the means of production that it owned or had in the past. Thus, in the capitalist socialist system, workers had no choice but to sell their labor for wages in order to survive because they had nothing else। तो बेचना पड़ेगा अपने आप को काम करने के लिए, पैसा तब आएगा, रोजी रोटी जो है तब चलेगी, दो वक्त की जो रोटी मिलेगी, भूख प्यास मिटेगी, वो चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये मार्क कर लीजिएगा, बोर्गुइज और वर्किंग क्लास कौन सी है यहाँ पे। इवन व्हेन टू क्लासेस आर ऑब्जेक्टिवली अपोज टू ईच अदर, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली एंगेज इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो, इसमें इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि इससे कनेक्टिंग है, ये आपको लिखना पड़ता है वहाँ पे। कहते हैं अगर दो क्लासेस, इन्होंने बोला है, फिर भी जो है अपोज कर रही हो, तब भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होंगी। ठीक है, तब भी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं होंगी। ये कैसे नहीं होगी? हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ओनर की,
हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्किंग क्लास की। ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट में है, बट ये एंगेज कॉन्फ्लिक्ट में नहीं होना चाहेंगे। ऐसा क्यों? कोई भी एक रीज़न देना चाहेगा मेरे को? कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों? जो ओनर है और जो वर्किंग क्लास है वो दोनों कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, बट खुले हम कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाते। ऐसा क्यों? तो आई थिंक बिकॉज अगर मैं आगे पे बात करूँ उसको पता चलेगा तो उनका इंप्रेशन स्पॉइल हो सकता है। ओके, नॉट रियली, बट और सॉलिड रीजन, मतलब नॉट रियली कह सकते हैं इंटरेस्ट लूज, बट नॉट रियली एग्जैक्टली, अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो हम पढ़ रहे हैं। सर कैन वी से कि मतलब जो ओनर है ही हैज द अथॉरिटी एंड पावर, तो मतलब लेबर क्लास जो है वो क्यों लड़ेगी ओनर से? फिर उनको काम भी नहीं मिलेगा, तो कैन वी से दैट? ऑब्वियसली यू हैव ऑलरेडी सेड दैट। ठीक है वेदिका, नहीं ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे। और जैसे जो रिया ने बोली इंटरेस्ट वाली बात, दैट इज सेकंड आई थिंक 4th 5th 6th 7th कंसिडरेशन, बट ऑब्वियसली दैट इज कंसिडर्ड एक्चुअली। और जो वेदिका ने बात बोली इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं, बिकॉज यही बात है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं ओनर ऑफ प्रोडक्शन हूँ अगर, ठीक है, और कोई वर्किंग है मेरे अंडर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हम दोनों कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे इन द सेंस, क्योंकि वर्कर बोलेगा यार मुझे ज़्यादा काम नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा कम काम हो, ज़्यादा हेक्टिक ना हो, हमें सैलरी टाइम पे मिल जाए। ओनर बोलेगा भाई कम काम में कम का जो है कम पैसों में ज़्यादा काम कराना है। एक तो बेसिक सा क्राइटेरिया ये हो जाता है। दूसरा ये भी रहता है साथ के साथ, अब जैसे क्या होता है, ठीक है, इनका कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहता है क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, बहुत सारे थॉट्स नहीं मिलते। अब क्या होता है, एक ओनर ऑफ प्रोडक्शन एंटिटी खड़ी करता है, बड़ी कंपनी खड़ी करता है, उसको सब चीज़ें पता होती है, बट वो लेबर वाला काम नहीं कर सकता जाके। अब जब वो गाइड करने के लिए बात आती है तो बोलते हैं हमें सर पता है, लेबर बोलेगी हमें तो सब पता है आप मत बताओ। वो भी एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है। एंड इम्पॉर्टेंटली मेन बात ये है कि कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोनों को पैसा चाहिए, ठीक है, इसलिए ये लोग जो है लड़ाई करते ही नहीं है। दोनों को पैसा चाहिए, ठीक है, वर्किंग क्लास को भी पैसा चाहिए और जो है उनको भी पैसा चाहिए, ओनर को भी पैसा चाहिए, और बिना इसके काम नहीं कर सकते, इसलिए जो है दोनों कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आते। और लड़ेंगे ज़रूर, डिफरेंसेस ज़रूर होंगे, बट कॉन्फ्लिक्ट खुल के वो नहीं दिखा रहे होंगे, ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो ये कहते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या बोला है, फॉर कॉन्फ्लिक्ट टू अकर इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू बिकम सब्जेक्टिवली कॉन्शियस ऑफ देयर क्लास इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज एंड देयर फॉर ऑल्सो ऑफ देयर राइवल इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटीज। अब सामने वाला वो तो काम कराना चाहता है, आप काम करना चाहते हो, आपको भी पैसा चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए, दोनों चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख के चलते हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट एक डायरेक्शन में है, बट जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखी जाती है। And it is only after this kind of class consciousness is developed through political mobilization that class conflict occur। तो अब क्या होता है, इसको ना कई बार लेबर को, क्योंकि उनके हक में कोई नहीं कहता कुछ, तो जो है इसको पॉलिटिकली मूव करते हैं। सच कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू ओवरथ्रो ऑफ डोमिनेंट और रूलिंग क्लास और बाय कोएलिशन ऑफ क्लास। तो इससे क्या हो जाता है कि जो डोमिनेंट क्लास है उसको ओवरथ्रो करने की बात करी जा रही है, हमारी मांगें पूरी करो, हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे बैठ जाएंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। एंड सच कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड, ये होता है इन मार्क्स थ्योरी इकोनॉमिक प्रोसेसेस क्रिएटेड कॉन्ट्रडिक्शन विच इन टर्न जनरेटेड क्लास कॉन्फ्लिक्ट, बट इकोनॉमिक प्रोसेसेस डिड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू रेवोल्यूशन। सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोसेस वर ऑल्सो नीडेड टू ब्रिंग अबाउट अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी थी टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली ये जो क्लास स्ट्रगल है बॉर्गुइज और वर्किंग क्लास वाला, ये इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, कभी नहीं ख़त्म कर सकते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली है, आगे भी बताया हुआ है इन्होंने। तो ये एक आंसर के तरीके से कवर होता है। आगे इनकी चीज़ इन्होंने बताई है, बताता हूँ क्या है। ओके, एक मिनट, 21 7, ठीक है, मैं भेज देता हूँ, थैंक यू। इसका फ्लो तो नहीं वो किया हुआ ना, वैसे ही लिख दिया ना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुमने मतलब नॉर्मली जनरली लिख दिया ना, फ्लो तो नहीं देखा ना। हाँ ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।
तो इसमें इन्होंने बोला कि जब आइडियोलॉजी की बात करी जाती है इज़ वन रीज़न वाई द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो एक आपने एक स्ट्रगल की बात करी, क्लास स्ट्रगल की, और क्लास स्ट्रगल के बाद से इन्होंने ये भी बोल दिया कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस भी। पॉलिटिकल कैसे, आपने एक मूवमेंट छेड़ दी भाई, वर्किंग क्लास के लिए कोई हक में अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो इसके लिए जो है मूवमेंट छेड़ देते हैं, ठीक है, ताकि जो है जो ओनर ऑफ वर्किंग क्लास है वो थोड़ा सा डरा हुआ रहे, इनकी बात पे चले। और ऐसा होता भी है, आप देखते हो कंपनी में बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस होती हैं, वो दबदबा अपना बनाए के रखती हैं कि भाई हमारी बातों को सुना जाए, हमारी मांगों को पूरा किया जाए और कंपनी हमारे फेवर में काम करे, इस तरीके से। तो कहते हैं इस तरीके का रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो जाता है इन एवरी एपॉक। पुराने टाइम पे द रूलिंग क्लासेस प्रमोट अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, तो रूलिंग क्लास ना एक डोमिनेंट आइडियोलॉजी प्रमोट कर देती है, जो रूल कर रहा है, हमेशा से होता है, ऐसा चलता रहे, ऐसा चलेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी, ऐसा चलेगा तो चीज़ें ठीक रहेंगी। दिस डोमिनेंट आइडियोलॉजी और वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड, दुनिया को देखने का नजरिया, टेंड्स टू जस्टिफाई द डोमिनेशन ऑफ द रूलिंग क्लास एंड फॉर एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। अब वो बोलेंगे भाई सिंपल सी बात है, अगर किसी ने तुम देखो इमेजिन करो पुराने टाइम से किसी ने कोई बोलता हुआ आया और ये चलता रहा कि 12 घंटे का वर्क शेड्यूल होना चाहिए, 12 घंटे में एफिशिएंसी आती है, 12 घंटे में प्रोडक्शन कैपेसिटी रीच हो जाती है, तो पुराने टाइम से वो 12 घंटे का जो है चलता आता, क्योंकि वो नज़रिया बन चुका था, क्योंकि वो किसने प्रमोट किया है, रूलिंग क्लास ने, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डोमिनेंट आइडियोलॉजीज में encourage poor people to believe that they are poor not because they are exploited by the rich but because of fate और because of bad deeds in previous life and so on। तो गरीबों को गरीब क्यों रहने दिया जाता है, बिकॉज तुम गरीब हो, तुम्हारे पुराने कर्म ही ऐसे होंगे, तुम्हारी किस्मत ही ऐसी है, तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, उनको बोल बोल के गरीबों में ही तो माइंड सेट के ऊपर खेला जाता है, उस तरीके से बोल देते हैं। And however dominant ideologies are not always successful and they can also be challenged by alternative worldviews or rival ideology। और कोई अगर आके उनको बता भी देता है तो एक हद तक तो मान लेते हैं, बट उसको चैलेंज करने का तरीका यही है, कहते हैं एज कॉन्शियसनेस स्प्रेड्स, जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस होती है क्लासेस के बीच में, हाउ अ क्लास विल एक्ट इन अ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल सिचुएशन कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड। हमें पहले से तो नहीं पता होता, बट अवेयरनेस सबको होती है। Hence, according to Marx, economic process generally tend to generate class conflicts, though this also depends on political and social condition. Given favorable condition, class conflict culminate in revolution। तो अगर ये ऐसा होता है तो class conflict revolution बन जाता है, ठीक है। जैसे आप सोशोलॉजी 12th में पढ़ोगे तो बहुत सारे रेवोल्यूशन ऐसे रहे हैं, ठीक है, एग्रेरियन स्ट्रगल्स ऐसे रहे हैं। जैसे पुराने टाइम पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स का बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते थे, छुट्टियाँ नहीं होती थी, संडे की छुट्टी के लिए रेवोल्यूशन छेड़ा गया था, प्रोटेस्ट किया गया था कि एक छुट्टी मिले, तो जगह छुट्टियां मिलना शुरू हुई। 12-12 घंटे की वर्क कंडीशंस होती थी, उसको रिड्यूस करके 9-10 घंटे किया गया, इस तरीके से। तो मतलब ये काम होता था और रेवोल्यूशन छेड़ा जाता था इन सब चीज़ों के, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बताई है। तो कैसे कन्वर्ट होता है एक स्ट्रगल, उसके बारे में बताया है, ठीक है। आगे आप आते हो, एक सेकेंड रुको, ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ सिर्फ रीडिंग के लिए रखना, इसमें से कुछ इतना ज़्यादा आएगा नहीं। 74 पेज पे आप देख रहे हो। तो एमाइल डर्कहाइम के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इसको फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी बोला जा सकता है एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन, बिकॉज ये प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी बने थे पेरिस में 1913 में, ऑर्थोडॉक्स जूइश। अच्छा एक सेकेंड सर, मैंने सोचा कार्ल मार्क्स ही चल रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया था। एनीवे ठीक है, तो कार्ल मार्क्स हमारा खत्म हो गया 73 पेज पे। 73 पेज पे हमारा कार्ल मार्क्स का क्लास स्ट्रगल खत्म हो गया है। इसके क्वेश्चंस हैं, एक तो मैंने बता दिया और मैं बाकी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैं आपको बता दूंगा। और इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसका पढ़ा था, कैपिटलिज्म के बारे में, ठीक है। अब जो है दूसरे बंदे हमारे पास आते हैं जिसका नाम है एमाइल डर्कहाइम। एमाइल डर्कहाइम, और इन्होंने भी जो है अपना विजन दिया था। इनका थोड़ा सा छोटा सा विजन है, दो विजन्स है बेसिकली, एक तो डिवीजन ऑफ लेबर है और एक और है विजन ऑफ सोशोलॉजी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया है, एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ से कुछ आता है कि नहीं। तो 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, मैं जो अभी पढ़ ही रहा था। तो यहाँ लिख लो 74 पेज की स्टार्टिंग में एमाइल डर्कहाइम शुरू हो रहा है। अब यहाँ से एमाइल डर्कहाइम लिख लो, बड़ा बड़ा याद रहेगा, एमाइल डर्कहाइम। ओके,
तो इन्होंने यही बोला है। एमाइल डर्कहाइम जो है फाउंडर ऑफ सोशोलॉजी है, फॉर्मल डिसिप्लिन, और ये प्रोफेसर ऑफ सोशोलॉजी थे। 1930 में ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ था, जूइश रिलीजन स्कूल में भेजा गया, और बाय द टाइम ही एंटर द इक्वल नॉर्मल सुपीरियर इन 1876 ही ब्रोक विद हिज रिलीजियस ओरिएंटेशन एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वो बंदा होता है जो कि भगवान को मानता भी है और नहीं भी मानता है, ठीक है, दोनों चीज़ें, इसको एग्नोस्टिक बोलते हैं। हाउएवर हिज मॉरल अपब्रिंगिंग हैड एन एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज सोशियोलॉजिकल थिंकिंग। द मॉरल कोड्स वर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी दैट डिटरमाइन द बिहेवियर पैटर्न। एंड इसने अपनी बुक लिखी थी सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, इट वॉज हिज लास्ट बुक, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दैट ही वॉज फाइनली एबल टू फुलफिल दिस विश। तो अब जो है, जैसे कार्ल मार्क्स का एक नज़रिया था, तो कार्ल मार्क्स का नज़रिया क्या था, वेलफेयर का, ठीक है। एमाइल डर्कहाइम का सोसाइटी का नज़रिया थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। कहते हैं सोसाइटी वॉज फॉर डर्कहाइम अ सोशल फैक्ट विच एग्जिस्ट एज अ मॉरल कम्युनिटी ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल। तो मतलब फैक्ट है, सोसाइटी क्या है, एक फैक्ट है, उसमें मॉरल कोड्स हैं, ठीक है। मॉरल कोड्स क्या होते हैं, मोरालिटी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही चीज़ एक इन्होंने भी यहाँ पे बताई है। कहते हैं द टाइज दैट बाउंड पीपल इन ग्रुप्स वर क्रूशियल टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। तो लोगों का क्या रिलेशन है, क्या नेटवर्क है, क्या कनेक्शन है, वो ज़रूरी है। दीज टाइज और सोशल सॉलिडारिटी एक्सर्टेड प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स टू कन्फर्म टू द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द ग्रुप। सिंपल सी बात है, अगर दो इंडिविजुअल्स को लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं और हर्ष बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो हर्ष मेरे घर आता है, मैं हर्ष के घर जाता हूँ, तो मेरे घर आने के कुछ नॉर्म्स हैं, हर्ष के घर जाने के कुछ नॉर्म्स हैं, हमें दोनों को एक दूसरे को फॉलो करना पड़ेगा। इमेजिन करो ये बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नॉर्म्स हैं, सोसाइटी है वो, ठीक है, आपको सब चीज़ें फॉलो करना पड़ता है। और आप जब ग्रुप में होते हो तो आपको उनके नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होंगी उस हिसाब से चलना पड़ेगा। दिस कॉन्स्ट्रेंट द इंडिविजुअल बिहेवियर पैटर्न लिमिटिंग वेरिएशन विद इन अ स्मॉल रेंज। अब जैसे सिंपल सी बात है, मैं बड़ा चुलबुला आदमी हूँ, हर्ष नहीं है, हम बाहर होते हैं तो मज़ा आता है, पर घर आ गए वो चीज़ हम लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, सोसाइटी में कहीं बैठे हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इससे क्या होगा, मेरा जो एक्चुअल बिहेवियर है वो सामने नहीं आ पाएगा, ठीक है, और पता भी नहीं चलेगा कि सोसाइटी में एक्चुअली में बिहेवियर किस किस तरीके के हो रहे हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ चॉइस इन सोशल एक्शन मेंट दैट बिहेवियर कुड नॉट बी प्रिडिक्टेड as it followed a pattern. So by observing behavior pattern, it was possible to identify the norm codes and social solidarity which governed it. तो अब जब आप बिहेवियर नोट कर सकते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या नॉर्म्स, क्या कोड्स एक्चुअली में फॉलो किए जा रहे हैं। Thus the existence of otherwise invisible things like ideas, norms, values and so on could be empirically verified by studying the patterns of social behavior of the people as they related to each other in society. तो इससे हम लोग क्या अब समझ सकते हैं, किसको, पहले तो उस इंडिविजुअल को, तो हर्ष ने मुझे समझा, मैंने उसको समझा, फिर इसको बड़े लेवल पे हमने वेदिका को समझा, हमने ओजस्वी को समझा, हमने रिया को समझा, सिफत को समझा, हमने पूरे ग्रुप को, पूरे दुनिया को, धीरे धीरे सोसाइटी को समझने की कोशिश करी, तो ये कनेक्शंस बनते चले। अब इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, रिसर्चिंग बेस्ड के भी लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो। एंड इसीलिए बोला गया कि फॉर डर्कहाइम द सोशल वॉज टू बी फाउंड इन द कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। कोड ऑफ कंडक्ट सबके घर में होता है, स्कूलों में है, ठीक है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, सब चीज़ें जो है स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। इट वॉज एविडेंट इन द प्रैक्टिसेस ऑफ एवरीडे लाइफ। द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी दैट डर्कहाइम sought to develop was based on the recognition of moral facts. He wrote, यहाँ पे ये मार्क कर लेना, 2 मार्कर आता है और 1 मार्कर भी आ सकता है। मॉरल फैक्ट्स क्या है? मॉरल फैक्ट्स आर फिनोमिना लाइक अदर्स, दे कंसिस्ट ऑफ रूल ऑफ एक्शन रिकोगनाइजेबल बाय सर्टेन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स। तो रूल ऑफ एक्शन है, मतलब कोई काम करोगे उसके पीछे का कोई रूल है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इट मस्ट देन बी पॉसिबल टू ऑब्जर्व देम, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिस्क्राइब देम, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लासीफाई देम एंड लुक फॉर सर्टेन लॉज एक्सप्लेनिंग देम, उसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। इसको हम लोग मॉरल फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। एंड मॉरल कोड्स क्या है ये भी मार्क कर लीजिएगा, 1 and 2 मार्कर ही है मॉरल कोड्स, ठीक है, 1 and 2 मार्कर। वर मैनिफेस्टेशंस ऑफ पर्टिकुलर सोशल कंडीशंस, हेंस द मोरालिटी अप्रोप्रिएट फॉर वन सोसाइटी वाज इनअप्रोप्रिएट फॉर अनदर, ठीक है। तो आपकी सोसाइटी आपको लगता है ये मोरालिटी ज़्यादा बढ़िया है, वो वाली मोरालिटी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तो दूसरी सोसाइटी से आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। सो फॉर डर्कहाइम द प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन कुड बी डिड्यूस फ्रॉम मॉरल कोड्स। तो कहते हैं इस टाइम पे जो सोशल कंडीशन, जैसे उस टाइम पे इन्होंने पढ़ी थी, तो उस टाइम पे जो सोशल कंडीशन प्रिवेल कर रही होगी उसको हम लोग मॉरल कोड से जान सकते हैं, ठीक है। हमारी सोसाइटी में बिहेवियर एप्ट है, दूसरे की सोसाइटी में बिहेवियर एप्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है। अब जैसे क्या होता है, आप देखोगे जैसे मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी सुअर
का मीट नहीं खाती ना, पिग मीट नहीं खाती, ठीक है। उसमें अब जैसे शराब कहते हैं हलाल हराम है, तो कई लोग शराब तो पीते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, जैसे लिखा है तो उसको कई लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अब जैसे सिख है तो सिख लोगों में क्या है, ड्रिंकिंग और ईटिंग बहुत कॉमन है, बट लोग स्मोक नहीं करते, ठीक है, उनका स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। तो अब देखो ये डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से चला आ रहा है। हिंदुज़म में तो सब हो रहा होता है, क्रिश्चियनिटी में कुछ और फिर और अलग हो रहा होता है, हर जगह आप लोगों को अलग अलग चीज़ें दिख रही होती है। तो इससे क्या है, ये मॉरल कोड से पता चला है। आपको लग रहा है ये अप्रोप्रिएट है, वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो दिस मेड सोशियोलॉजी एकिन टू नेचुरल साइंसेज एंड वाज इन कीपिंग विद द लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशिंग सोशियोलॉजी एज अ रिगरस साइंटिफिक डिसिप्लिन। तभी ये सब चीज़ें पढ़ के लोग आगे बढ़े और इसको जो है प्रॉपरली अच्छे से समझा गया एंड ढंग से जो है सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन हमारे सामने आया, ठीक है। ये चीज़ उन्होंने बताया। तो यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं है, ये 1 मार्कर का कोई आइडिया नहीं कि एमाइल डर्कहाइम की हिस्ट्री पूछ ले, बट यहाँ से मॉरल कोड जो मॉरल फैक्ट्स आपके कवर होते ही हैं। आगे डर्कहाइम विजन ऑफ सोशियोलॉजी है, ये 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से 1 और 2 मार्कर भी आते हैं, वो क्या आते हैं मैं बता देता हूँ। तो सिर्फ ये वाला टॉपिक करेंगे अभी हम, ठीक है, क्योंकि मेरा मुंह दर्द हो रहा है लिटरली आज, पता नहीं मुंह सूख रहा है, ठीक है। 2 मिनट दो, हाँ 2 मिनट, हाँ 1 मिनट। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इजी भी है। तो डर्कहाइम का एक अपना विजन था सोशियोलॉजी को लेकर, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो कहते हैं डर्कहाइम विजन ऑफ सोशियोलॉजी एज अ न्यू साइंटिफिक डिसिप्लिन वाज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 डिफाइनिंग फीचर्स। फर्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, ठीक है। ऊपर हमने अभी मॉरल फैक्ट्स पढ़ा है, यहाँ पे सोशल फैक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट्स वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेज। सोशियोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली व्हाट ही कॉल्ड द एमर्जेंट लेवल, दैट इज द लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स कलेक्टिव लाइफ वेयर सोशल फिनोमेना कैन एमर्ज। ये मार्क कर लीजिएगा, एमर्जेंट लेवल। 1 and 2 मार्कर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय एमर्जेंट लेवल या एक्सप्लेन्ड बाय डर्कहाइम। तो डर्कहाइम ने बोला कि एमर्जेंट लेवल वो एक लेवल है जहाँ पे कलेक्टिवली लाइफ प्रोपोगेट होती है, बढ़ती है, और जहाँ पे कोई सोशल फिनोमेना होता है। तो जैसे लोग होंगे तो सोशल फिनोमेना होएगा, लड़ाई होंगे, झगड़े होंगे, प्यार होएगा, घुलेंगे मिलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे लोग, ये सब चीज़ हो रही है। एंड दिस फिनोमेना एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक रिलीजन, फैमिली, सोशल वैल्यू लाइक फ्रेंडशिप, पेट्रियोटिज्म वर ओनली पॉसिबल इन अ कॉम्प्लेक्स होल दैट वाज लार्जर देन डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। अब लोग नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है, तो क्या ही पेट्रियोटिज्म, क्या ही प्यार, क्या ही रिलीजन, कुछ नहीं होगा। ये तो धीरे धीरे करके बन गया। एंड although it is composed entirely of individuals, a collective social entity like a football cricket team becomes something other than much more than just a collection of 11 persons. Social entities like team, political party, street gang, religious community, nation and so on belong to a different level of reality than the level of individual. Individual level different है, स्कूल की क्रिकेट मतलब किसी की क्रिकेट टीम या और कोई टीम वो डिफरेंट है, पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस इवेंट डिफरेंट है। इट इज़ दिस एमर्जेंट लेवल दैट सोशियोलॉजी स्टडीज। तो इंडिविजुअल लेवल पे क्या हो रहा है एमर्जेंट लेवल पे, और ग्रुप लेवल पे क्या हो रहा है, उन सबको पढ़ा जाता है। सिंपली इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। दूसरा जो फीचर है सोशल फैक्ट के बाद, इसको अंडरलाइन करेंगे आप, पहले वाला तो कर ही लिया होगा,
जैसे कहते हैं डर्कहाइम विजन ऑफ सोशियोलॉजी वाज दैट लाइक मोस्ट ऑफ नेचुरल साइंसेज इट वाज टू बी एन एम्पेरिकल डिसिप्लिन। एम्पेरिकल डिसिप्लिन का मतलब होता है रिसर्च करके, एक्सपेरिमेंट करके इसको वेरीफाई किया जा सके, ठीक है। तो अगर वो चीज़ें सही है तो बहुत सही है, और ऐसे कई फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे रहे हैं। तो दिस वाज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्लेम टू मेक बिकॉज सोशल फिनोमिना आर बाय देयर वेरी नेचर एब्स्ट्रैक्ट। वी कैन नॉट सी अ कलेक्टिव एंटिटी लाइक द जैन कम्युनिटी और द बंगाली कम्युनिटी और स्पीकिंग कम्युनिटी और नेपालीज और इजिप्शियन नेशनल कम्युनिटी। हम देख नहीं सकते, ठीक है, देख नहीं सकते, बट है। At least we cannot see them in the same straightforward way that we can see tree or a boy or a cloud. Even when the social phenomena is small like a family or a theatre group, we can directly see only the individuals who make the collectivity. We cannot see the collectivity itself. तो हम लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, हम कलेक्टिविटी नहीं देखते। पूरी मूवी बनी है, अब इमेजिन करो, खुद भी देखो, पूरी मूवी बनती है, ठीक है, और पूरी मूवी में कौन देखता है? एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। पीछे वो कोरियोग्राफर नाच रहे होते हैं, डांस कर रहे हो, उनको कोई नहीं देखता, ठीक है, नाच तो वो भी रहे। हम क्या देखते हैं? कलेक्टिविटी के ऊपर देखते ही नहीं है, डायरेक्ट हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम गए हैं इसको देख रहे हैं, इस पर्टिकुलर बंदे को, इस पर्टिकुलर बंदी को, ठीक है। यही सोसाइटी में होता है, ठीक है। क्या हुआ एज अ होल उसको छोड़ो, पहले उसको देखेंगे जिसने किया है। So we cannot see the collectivity. One of Durkheim's most significant achievements is demonstration that sociology as a discipline dealt with abstract entities like social facts, जो कि इन्होंने अभी पीछे बताया, could nevertheless be science founded observable, empirically verifiable evidence. Although not directly observable, social facts were indirectly observable through patterns of behavior. तो जैसे इन्होंने पीछे बताया था मॉरल कोड्स एंड मॉरल फैक्ट्स के बारे में कि पैटर्न ऑफ बिहेवियर से नोट कर पाते हो, वही चीज़ इन्होंने भी यहाँ पे बताई। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल एमाइल डर्कहाइम का, आपको ये 12th में भी पढ़ने को मिलता है, बट आपको इसको यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछ लेते हैं 1-2 मार्कर में कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल जो है सुसाइड का है, ठीक है। अब जैसे इस टाइम पे आपने देखा होगा सुशांत सिंह ने सुसाइड कर लिया, फिर अभी समीर शर्मा था जो सीरियल्स में आता है उसने सुसाइड कर लिया, अभी एक भोजपुरी एक्ट्रेस थी उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड पहले से भी आता जाता रहता है। तो कहता है एमाइल डर्कहाइम ने इसको एक्सप्लेन किया है, 12th में भी सेम चीज़ लिखी हुई है बट थोड़े से डिफरेंट फॉर्म में। वो कहता है सुसाइड इज़ अ सोशल फिनोमिना या फिर सोशल फैक्ट, ठीक है, जो है। अभी ओजस्वी के घर के पास भी एक सुसाइड हुआ है, ठीक है, मुझे पता चला था। तो अब कहते हैं ये सोशल फिनोमिना है, ओजस्वी रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो कहते हैं ये फैक्ट है, ये सोशल फिनोमिना है, हमें बात समझ आ गई। अब एक बंदे ने सुसाइड किया, अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमें सुशांत सिंह की लाइफ का नहीं पता बट मैं प्रैक्टिकली एक बात बोलता हूँ। ओजस्वी के घर के पास जिस लेडी ने सुसाइड किया, वो कहते मतलब मेरी स्टूडेंट जो थी वो कहती वो चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है, सब कुछ उसे पता होता था A to Z, कितनी किताबें पढ़ती थी, बहुत इंटेलिजेंट थी बट अपनी फैमिली से अलग रहती थी। उनके पास डॉग था, ठीक है, डॉग से बहुत प्यार करती थी। डॉग्स जो गली में थे उनसे भी कहते थे मुझे, जो उन्होंने बताया कि बहुत प्यार करती थी, अच्छे से। बट अचानक ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आते हैं, देखते हैं तो फांसी लगी हुई है घर में, सोचो, ठीक है। तो कहते हैं इंडिविजुअल लेवल पे सुसाइड कर रहे हैं वो हमें समझ आता है। कहते हैं सुसाइड कॉमन फिनोमेना, नोट करो, सुसाइड हो रहा है, सुसाइड। अब सुसाइड से क्या हो रहा है? डेथ हो रही है। तो ये तो नेचुरल फिनोमेना, सुसाइड हो रहा है तो डेथ हो रही है, मतलब डेथ रेट आपका बढ़ रहा है। बट कहते हैं हर एक इंडिविजुअल फिनोमेना नोट करना जरूरी है, हर एक इंडिविजुअल फिनोमेना नोट करना जरूरी है, बिकॉज दैट इंडिविजुअल फिनोमेना इटसेल्फ इज अ सोशल फैक्ट। आई बात समझ? दैट इटसेल्फ। अब जैसे सिंपल सी बात है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया फॉर एग्जाम्पल, हम उसने उसको रीज़न जो दिखा रहे थे पुराना, इसलिए ऑब्वियसली मैं सिर्फ रीज़न बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कंट्रोवर्सी में नहीं आना हमें, ठीक है। इन द सेंस उसको बोल रहे डिप्रेशन है, सुसाइड कर लिया। अब डिप्रेशन एक्चुअली में बहुत बड़ा फिनोमिना है जिससे बहुत सारे सुसाइड हो रहे हैं। फिर 12th में एक टॉपिक है सुसाइड का, मैट्रिक्स इवेंट में क्या है? फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। अब फार्मर बहुत सारे सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये भी एक सोशल फिनोमिना है। उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट है, क्यों कर रहे हैं? पैसा नहीं है चलाने के लिए, डिप्रेशन से लोग झेल नहीं पा रहे, गर्लफ्रेंड छोड़ के चल गई, लड़के ने सुसाइड कर लिया, है ना, बोलेगा, और बॉयफ्रेंड छोड़ के चल गया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। अब क्या हो रहा है? लोग रिलेशनशिप को लेकर सुसाइड कर रहे हैं। फिर पीछे अभी क्या आ रहा था? बहुत सारे बिजनेसमैन सुसाइड कर रहे थे, पैसा नहीं था बिजनेस चलाने के लिए। अभी रिसेंट में ही मेरी बात, पिछले साल की बात है, हमारे सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट में जो है एक दुकान होती थी, अब वो बंद हो गई फॉर्चुनेटली क्योंकि वो अकेली लेडी चलाती थी। उसका जो हस्बैंड था, कीर्ति नगर जो हमारा जो रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है सारा, मतलब जो रेलवे लाइन है यहाँ पे सारी, वहाँ पे वो लेट गया और उसने सुसाइड कर लिया। ट्रेन आई, रन ओवर हो गई, मतलब बॉडी लिटरली कट गई थी जिन लोगों ने देखा।
इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बहुत कर्जा था सर पे, दो मतलब कह रहे थे 3-4 करोड़ रुपए का कर्जा था, आंखें नहीं मिला पाता था किसी से, बहुत सारी चीज़ें, और मैंने कई बार उनको घूमते हुए देखा यहाँ पे। अब वो भी एक रीज़न है। तो कहते हैं हर चीज़ों को रीज़न यहाँ पे जो है करना ज़रूरी है, एंड इसलिए सोशल फैक्ट्स को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वाया सोशल बिहेवियर एंड स्पेशली एग्रीगेटेड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। सो व्हाट आर सोशल फैक्ट्स? तो यहाँ पे सोशल फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये 1 और 2 मार्कर है लास्ट पैराग्राफ में आप देख रहे हो। आर लाइक थिंग्स, दे आर एक्सटर्नल टू द इंडिविजुअल बट कॉन्स्टेंट देयर बिहेवियर। एक्सटर्नल हमारे बाहर है बट हमें रोकते हैं, हमें अंदर कुछ लेके आते हैं कि भैया ऐसे करना है बिहेवियर, ऐसे नहीं करना। तो इंस्टीट्यूशन लाइक लॉ, कानून, एजुकेशन, रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट सोशल फैक्ट। इसके अंदर सोशल फैक्ट होते हैं। सोशल फैक्ट्स आर कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन विच इमर्ज फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पीपल। जब जब लोग इकट्ठा होते हैं तो जाके सोशल फैक्ट हमारे सामने आता है। दे आर नॉट पर्टिकुलर टू अ पर्सन, मेरे लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ओजस्वी के लिए नहीं है, रिया के लिए नहीं है, सिफत के लिए नहीं है, वेदिका के लिए नहीं है, हर्ष के लिए नहीं है, बट दे आर जनरल इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल। एट्रीब्यूट्स लाइक बिलीव्स, हमारी मान्यताएं, हमारी फीलिंग्स, हमारी कलेक्टिव प्रैक्टिसेस, ये सारे सोशल फैक्ट है। अब जैसे कानून है तो कहते हैं ना कानून सबके लिए बराबर है, तो मेरे लिए जनरल तो नहीं है कि अतुल सर आए टीचर है इनके लिए अलग कानून है ना, वेदिका आई है, वेदिका राणा साहब है इनके लिए अलग कानून है, हर्ष है माया इनके रहते हैं इनके लिए अलग कानून है, ओजस्वी है मार्शल आर्ट्स करता है तो उसके लिए अलग कानून है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सबके लिए जनरल है। तो कानून जो भी होगा वो उस एक नज़रिए से देखेगा, सोशल फैक्ट है, ठीक है। वो चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। ओके, तो मैं आज थक गया हूँ बोल बोल के, तो आप इतना ही करेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना ही है? सर आप रेस्ट करो सर, तबीयत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं नहीं कोई बात नहीं। सर आज तो वैसे बाद में कर लेंगे हम। इतना ही करा रहा हूँ भाई, इतना मैं कह रहा हूँ। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? कोई डाउट तो नहीं है? सब चलो ठीक है। स्टिल कुछ होगा तो मुझे आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर।